हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 टायर फर्स्ट, जिसका एग्ज़ाम 11 अप्रैल 2022 में हुआ था, उसके शिफ्ट सेकंड में आए हुए 25 जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए और इनका एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक रोल प्ले करेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें और साथ में नोट्स भी बनाएं और समझने की कोशिश करें कि एसएससी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने रिक्त स्थान तक कर योग्य आय और रिक्त स्थान तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति डीआरसी की स्थापना की घोषणा की। तो एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उस टाइम के करंट जीके का क्वेश्चन, और करंट जीके के क्वेश्चन में अपन बात करें तो ये चीजें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में होती है। अब तो कुछ बहुत चीज चेंज हो जाती है उसके बाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, 50 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। आप समझने की कोशिश करना कि जो विवाद समाधान समिति का जो गठन है वो 50 लाख रुपए और विवादित आय जो है वो 10 लाख रुपए तक की कर योग्य वाले जितने भी करदाताओं हैं उनके लिए किया जाएगा, ये उस टाइम घोषणा की थी। और जो केंद्रीय बजट है 2021 और 22 का, उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो थी निर्मला सीतारमन, उन्होंने आयकर निर्धारण मामलों को पुनः आरंभ करने की समय सीमा को जो 6 साल थी उसको घटाकर कितना कर दिया, 3 साल कर दिया। इसके बाद बात करें कि जो गंभीर आरोप है धोखाधड़ी के, उनके मामलों की जो समय सीमा है वो 10 वर्ष रहेगी। और जहां प्रधान मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से आय छिपाते हैं 50 लाख रुपए या उससे अधिक, तो उनके लिए भी इस तरह की धोखाधड़ी के मामलों में सीमा 10 वर्ष ही रहेगी। ये सारी चीजें उस टाइम के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने की थी। ठीक है, तो थोड़ा किसका क्वेश्चन है, करंट जीके का क्वेश्चन। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत के बजट से संबंधित एनआईपी जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था का पूर्ण क्या है, पूर्ण नाम पूछ रहा है एनआईपी का। तो भाई एनआईपी का जो पूर्ण नाम है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, या इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। तो इसका सही जो आंसर है वो फोर्थ है। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो ये एनआईपी है इसकी जो घोषणा हुई थी वो दिसंबर 2019 में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन जी थी उनके द्वारा की गई थी। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस परियोजना की जो शुरुआत की थी वो 6835 परियोजनाओं के साथ शुरू किया गया था एनआईपी। और जो केंद्रीय बजट 2021-22 के रूप में जो परियोजना का जो पाइपलाइन है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 7400 परियोजनाओं तक विस्तारित कर दिया गया। पहले स्टार्टिंग में 6835 परियोजना के साथ शुरू किया, उसके बाद 7400 परियोजना तक इसको क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। और इम्पोर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना कि जो कुछ प्रमुख अवसंरचना मंत्रालय है उनके तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है अब तक। उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं सारी। ठीक है, तो उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो एनआईपी की जो एक तरह से उद्घाटन किया या चालू की, तो वो की थी दिसंबर 2019। क्लियर है भाई। इसके बाद अपन देखते हैं अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपशिष्ट पानी प्रशोधन की प्रक्रिया को सामान्यतः रिक्त स्थान प्रशोधन कहा जाता है। तो भाई जो अवशिष्ट पानी प्रशोधन की जो प्रक्रिया होती है इसका जो समाधान है या इसको एक तरह से प्रशोधन जिसको बोलते हैं, तो इसकी प्रशोधन की जो प्रक्रिया है उसको आमतौर पर गंदे नाले का पानी बोला जाता है, जिसको सीवेज बोलते हैं अपन। ठीक है भाई, तो गंदे नाले का पानी सीवेज जिसको बोला जाता है। जो अपशिष्ट पानी है उसकी जो प्रशोधन की प्रक्रिया है उसको आमतौर पर घरेलू अपशिष्ट पानी प्रशोधन कहा जाता है। और जो पानी की सफाई और पानी निकाय में जो प्रवेश करने वाली उपयोग करने वाली जो प्रदूषक है उनको हटाने की एक प्रक्रिया होती है ये।
और मुख्य रूप से बात करें तो 3 प्रकार की सीवेज ट्रीटमेंट चरण बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो प्राथमिक चरण जिसको बोलते हैं प्राथमिक प्रशोधन या फिर बोलते हैं भौतिक प्रक्रिया, दूसरे को बोलते हैं माध्यमिक या जैविक पानी प्रशोधन और तीसरे को बोलते हैं तृतीयक सीवेज प्रशोधन। इसमें प्राथमिक जो प्रशोधन है इसमें जो गंदे नाले से छोटे और बड़े कणों को जो भौतिक रूप से हटाने की प्रक्रिया है वो शामिल है और तैरते हुए जो अपशिष्ट को पहले अनुक्रमिक निस्यंदन में तार जाल आवरण के माध्यम से जो निष्पंदन द्वारा हटा दिया जाता है इसको भी। और सेकंड है माध्यमिक या जैविक पानी प्रशोधन। इसमें जो सीवेज में इस तरह के जो अपशिष्ट पानी है उसमें जो बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ है उनको हटाया जाता है। और तीसरा जो है अपना तृतीयक प्रशोधन जिसको रासायनिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। इस प्रशोधन में जो जैविक प्रशोधन है और प्रशोधन प्रक्रिया है तो रासायनिक प्रशोधन से पहले होती है सारी चीजें और फिर उसके बाद में जो अपशिष्ट पानी बच जाता है उसमें से कुछ ऐसे जो रासायनिक चीजें हैं जो नुकसान पहुंचाने वाली है उनको भी क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो अपशिष्ट पानी प्रशोधन की प्रक्रिया को सामान्यतः रिक्तान प्रशोधन कहा जाता है। तो सही आंसर है गंदे नाले का पानी, सीवेज। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो भाई जो मूसी नदी है वो जो सहायक नदी है वो है कृष्णा नदी की। ध्यान रखना, इसी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो मूसी नदी है तेलंगाना से होकर स्टार्ट होती है बहना और ढक्कन के पठार में, जो ढक्कन के पठार एक जगह है उसमें कृष्णा नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। क्लियर? ये जो मूसी नदी है इसको मूसी नुरू या मूसा नदी या मुचुकुंडा के नाम से भी जाना जाता है और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर यह स्थित है। ध्यान रखना भाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करते रहना साथ में। और उस्मान सागर और हिमायत सागर इस पर बने बांध है जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के लिए काम करते हैं, ये भी ध्यान रखना। उस्मान सागर और हिमायत सागर ये 2 बांध बने हुए हैं इस मूसी नदी पर और कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदी है। जैसे मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको कि जैसे बात करें कि दंडकामाया की उत्तरी जो तलहट है उसकी जो नदी की लंबाई है 857 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, इव, मंड, तेल, ओंग, जोंक। ठीक है भाई, ये इस तरह की सहायक नदी है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो नदी है ये नासिकों के पास जो उत्तरी जगह है त्रिवंगक पठार, ठीक है ना, त्रिवंग पठार, तो यहां से नदी निकलती है और 1465 किलोमीटर लंबी है और इसकी जो सहायक नदी है पैनगंगा, बरधा, बैनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा। इसके बाद कृष्णा नदी है जो कि पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के उत्तर से निकलती है, 1400 किलोमीटर लंबी नदी है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्र, घाट प्रवाह, माला प्रवाह, मूसी और कोयना। ये क्वेश्चन पूछा गया है मूसी का। इसके बाद जो कावेरी नदी है वो पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज में उदय होती है और 800 किलोमीटर लंबी नदी है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां भाई वो हैरोंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, कवानी, भवानी और अमरावती। ये इसकी प्रमुख क्या है? सहायक नदियां हैं। तो इसका मूसी नदी का सही आंसर क्या है भाई? कृष्णा नदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा के बारे में जो कथन सही है तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन ये है तो बिल्कुल करेक्ट है। जनवरी 1950 में ही संविधान सभा ने क्या किया था? राष्ट्रगान को अपनाया था। चलो मैं इसका और तथ्य भी आपको बता देता हूं कि जो भारतीय संघ के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कितने को? नोट करना भाई डेट को, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को विधानसभा द्वारा पारित और अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को विधानसभा द्वारा पारित और अपनाया गया था। और जो 24 जनवरी 1950 है इसी दिन भारतीय संविधान सभा ने जो वंदे मातरम अपना राष्ट्रगीत है इसको भी अपनाया था। और संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की जो भारत की सदस्यता है उसकी भी पुष्टि की थी। ध्यान रखना। क्लियर है? अपन और संविधान सभा के बारे में बात करें तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्लियर है? और संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी।
और जो सबसे पुराने सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको फ्रांसीसी अभ्यास के बाद में विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी ध्यान रखना। और अपना जो सही आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। इसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अर्थवेद रिक्तस्थान खंडों का एक संग्रह है। कहने का मतलब अर्थवेद में कितने खंड हैं? ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर है 20 खंड होते हैं। ठीक है, तो अर्थवेद जो है वो है क्या है कि अर्थवों का ज्ञान भंडार और दैनिक जिंदगी की प्रक्रियाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं अर्थवेद। क्लियर है? अर्थवेद किसको बोलते हैं? अर्थवों का ज्ञान भंडार और दैनिक जिंदगी की प्रक्रियाएं, दैट इज कॉल्ड द अर्थवेद। इसके बाद बात करें तो इसमें लगभग 6000 तो मंत्र है, 730 भजन का संग्रह और 20 पुस्तकों में विभाजित इसको किया गया है। क्लियर है? और जो ये ग्रंथ है इसमें 2 अलग अलग पार्ट है, जिसका नाम है एक तो पेम्पलाडा, एक सोनाकिया। आधुनिक समय में बने हुए हैं ये दोनों ग्रंथ। ठीक है, और अलग अलग पार्ट है इनके 2। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं और वेदों के बारे में। तो जैसे बात करें अपन यजुर्वेद की, बात कर लीजिए। यजुर्वेद का जो मतलब है यज्ञ की, प्रार्थना की, पुस्तक की, कर्मकांड वेद है। क्लियर? और यजुर्वेद में 2 ग्रंथ हैं, एक तो शुक्ल जिसको श्वेता चमकीला बोलते हैं, दूसरा कृष्ण जिसको काला और घेरा बोलते हैं। इसके बाद बात कीजिए तो ऋग्वेद की कीजिए, जिसमें पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसमें भजनों का संग्रह है और अपने सबसे पुराना क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, और एक तरह से इसको मानव जाति का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है। और 1028 स्त्रोत है जिन्हें सूक्त कहा जाता है, और यह मंडल 10 पुस्तकों का संग्रह है। इसके बाद सामवेद की बात करें तो सामवेद का मूल सामन से है, जिसमें अर्थ है धुन। क्लियर? और यह धुनों का संग्रह है। और सामवेद जो पुस्तक है इसको 1549 सूक्त है इसमें, और जितने भी स्त्रोत हैं 75 को छोड़कर ऋग्वेद से लिए गए। क्लियर है? और यह जो वेद है भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, और इसमें कौन सा राग है? ध्रुपद राग है। कौन सा राग है भाई? ध्रुपद राग है। अपना अर्थवेद का जो खंड का संग्रह है वो 20 है, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार इनमें से किसके पास बिना वसीयतनामा के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार होगा? तो इसका सही आंसर है उसके पति का। ठीक है, तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में बनाया था। ठीक है, और इसके अनुसार कोई भी हिंदू महिला समाप्त हो जाती है तो उसकी जो महिला की संपत्ति है उस पर पहला अधिकार उसके पति का होता है। यह अधिनियम दिया था 1956, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में संशोधन किया था 2005 में, जिसको 39वां संविधान संशोधन बोलते हैं। और इसमें हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में जो लिंग भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने के बारे में बताया है, तो उसी को संशोधन किया गया था इस 2005। क्लियर? और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बहुत सारी कि क्या क्या संशोधन किया गया है। तो बेटी को अब सैदाई की संपत्ति के बारे में संशोधन किया है, सबको समान अधिकार होगा, इस तरह का संशोधन किया है। तो काफी सारे संशोधन इसमें किए हैं, तो आप ये पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है भाई, और इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखो कि जो यह अधिनियम है ये केंद्रीय संशोधन के द्वारा लाया गया है और सभी राज्य सरकारों पर यह लागू होता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अधिनियम की धारा 24 है उसको खारिज कर दिया है, जो कि जो विधवा महिला होती थी उनके पुनर्विवाह पर उसे अपने पति की संपत्ति का वारिस बनने के अधिकारों से वंचित करती थी। ठीक है भाई, जो विधवा होती थी उनको पुनर्विवाह हो जाता था, उसके बाद उसे अपने पति की संपत्ति का वारिस बनने के अधिकारों से वंचित करती थी, क्योंकि धारा 24 थी, उसको भी खारिज कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है उसके पति का। इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम पीएम आशा में रिक्त स्थान घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति, अपव्यय को कम करने और भंडार में रिसाव और राजकोषीय लाभ कमाने के द्वारा बचत करते हैं। तो इसका सही आंसर है 3 घटक है। कितने घटक है भाई? 3 घटक है। जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीएम आशा,
इसके कितने घटक हैं भाई? 3 घटक है। ठीक है, ये चीज याद रखना, कितने घटक हैं? 3 घटक है। और 3 उपयोजना भी शामिल है, जिसमें अपन बात करें कौन कौन सी है, तो एक मूल्य समर्थन योजना जिसको पीएसएस बोला जाता है, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना जिसको पीडीपीएस बोला जाता है, क्लियर, और एक है निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना जिसको पीपीपीएस बोला जाता है, क्लियर। इस तरह से 3 उपयोजना भी इसमें बनाई गई है। और यह एक ऐसी योजना है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उसकी गारंटी देता है। एमएसपी जो होता है उसकी गारंटी देता है। तो इस तरह से योजना बनाई गई थी। और इसके कितने घटक थे भाई? 3 घटक थे। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, तीसरा सही है इसका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। ओक या बलूत के पेड़ के फल नट को क्या कहा जाता है? तो भाई जो ओक या बलूत के पेड़ के फल जो नट होता है उसको कहा जाता है एकॉर्न या बलूत का फल। क्या बोला जाता है? एकॉर्न या बलूत का फल बोला जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो एक्चुअल में एकॉर्न या बलूत का फल जो होता है वो आमतौर पर एक लकड़ी के पात्र में होता है। किसमें होता है? लकड़ी के पात्र में होता है। और ये बलूत का या ओक के पेड़ के फल जो नट जिसका नाम दिया है उस नट को ही बोलते हैं एकॉर्न या बलूत का फल, इसी को बोला जाता है भाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है आपको कोला नट। तो कोला नट जो होता है कोला के पेड़, जो कोला का पेड़ होता है उसका फल है जो पश्चिम अफ्रीका में मूल निवासी है, मतलब पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। जैसे एक ऑप्शन आपको दिया मैकाडामिया। तो मैकाडामिया का मतलब ये है कि एक तरह से ये फूलदार पौधे होते हैं। ठीक है भाई, और इनकी जो प्रजाति होती है 4 प्रजाति होती है इनकी। ठीक है, तो ये अलग तरीके का पौधा है। तो सही आंसर इसका ये है ऑप्शन 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कि 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या लोग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो सही आंसर है 74.05%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें भारत में तो देश की कुल बाल जनसंख्या थी उसमें ग्रामीण बाल जनसंख्या का जो हिस्सा था वो 74.05%। ये ध्यान रखना। और 2011 की जो जनगणना है उसकी अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो 1210.2 मिलियन थी। कितनी थी? 1210.2 मिलियन, जिसमें ग्रामीण जो आबादी है 833.1 मिलियन है और जो शहरी आबादी है 377.1 मिलियन है। और 2001 की जनगणना के अनुसार 70% से अधिक आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ये भी ध्यान रखना। और 2001 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में 1 मिलियन या उससे अधिक आबादी वाले 35 शहरी समूह है। ठीक है, 35 क्या है? शहरी समूह है, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन 74.05 जो बाल जनसंख्या का प्रतिशत है, सही आंसर इसका ये। ठीक है भाई, इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन एक मत्स्य ग्रहण उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमन और ग्रीको रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? सही आंसर इसका है अरिकामेडू। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब समझना है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि अरिकामेडू पांडिचेरी में एक प्राचीन पुराना रोमन व्यापार केंद्र और तटीय बस्ती था। ठीक है भाई, प्राचीन था, ये पुराना था, पांडिचेरी में स्थित था। और जो अरिकामेडू है ये पांडुचेरी में एक पुरातत्विक स्थल भी है और प्रमुख चोल बंदरगाह भी था, जिसमें रोमन व्यापारी जो होते थे वो मनका बनाने और जो व्यापार करने के लिए समर्पित करते थे इसको। और ऐसा माना जाता था कि रोम के साथ जो संबंध रखने वाला एकमात्र जो शहर था वो इसी जगह से मिलता था। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे अपन बात करें इसमें ऑप्शन और भी दिए हैं लोथल। तो लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो कि साबरमती नदी की दाहिनी सहायक नदी कौन सी? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब जैसे ऑप्शन दिया है इसमें एक और, इसमें नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूं कि जो पुलकेशियन है इसने जो बादामी की जो चालुक्य राजधानी से शासन किया था
जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में प्रमुख शक्ति है। ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है अपना, भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संरक्षक है और भारत के संविधान के रिक्त स्थान में इसकी स्थापना का प्रावधान है। तो भाई अनुच्छेद जो 324, अब जिसने आर्टिकल्स अच्छे से पढ़े हैं उसको ये समझ में आएगा, और जिनको आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ने हैं भाई चैनल पर सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है मैंने। आर्टिकल्स 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक एक वीडियो सेपरेट 10-10 मिनट की है, तो अच्छे से आप पढ़ ले, उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में तो भारत के चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान दिए हैं और बताए गए हैं। एक्चुअल में जो भारत का चुनाव आयोग है वो भारत में जो संघ है और राज्य की जितनी भी चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं उनके प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय होता है खुद ही। और इंपॉर्टेंट चीज कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 324 है और 324 से लेकर 329 तक, इसमें जो आयोग है सदस्य की जो शक्ति है, मतलब चुनाव आयोग में जो भी सदस्य होंगे उनकी शक्तियां, उनके जो कार्य हैं, कार्यकाल है, पात्रता है, इन सब के बारे में बताया गया। अपन थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी जाने तो इसमें जैसे आपको बोला गया है आर्टिकल 356 ऑप्शन ए बोला है ना, अनुच्छेद 356, इसमें बताया गया है कि जब राज्य आपातकाल की स्थिति में होगा तो उस कंडीशन में लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में इसको जाना जाएगा। यदि राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 352 लिखा है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में प्रदान किया गया है, जिसमें भारत के जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भाई 352 में तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और जो 356 में राष्ट्रपति शासन कब लगाना है उसके बारे में बताया गया। क्लियर? और जो 101 है आर्टिकल, इसमें जो संसद में स्थान रिक्त हो जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना। अपना सही आंसर क्या है? आर्टिकल 324। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी के जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए रिक्त स्थान में बैठक की थी। तो भाई इलाहाबाद में बैठक हुई थी। कहां पे हुई थी? इलाहाबाद में बैठक हुई थी। तो जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से जब रिहाई हुई थी, उसके बाद जो कांग्रेस नेताओं ने आगे की कार्रवाई की योजना बनाई थी वो इलाहाबाद शहर में बनाई थी। और जो गांधी जी हैं इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी में अपना नमक बनाकर साबरमती में अपने आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। यह भी ध्यान रखना, जो नमक मार्च है इसी को ही दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। और जो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी। नोट कर लेना इस बात को, 12 मार्च 1930 को हुई थी। और अहमदाबाद के पास जो साबरमती नदी है उससे 24 दिनों तक रैली की गई थी। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट इसकी क्या है इंफॉर्मेशन है। तो अपना सही आंसर क्या है? इलाहाबाद में इसकी मीटिंग की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, न्यायमूर्ति रिक्त स्थान को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा करंट का है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब तो चेंज भी हो चुके हैं शायद, तो मैं बता दूंगा चेंज हुए तो अभी। तो इसका सही जो आंसर है नुथलापति वेंकट रमन, ठीक है ना, या वेंकट रमन। क्लियर? तो ये जो न्यायमूर्ति है नुथलापति वेंकट रमन, इनको 24 अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है। राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। और जो न्यायमूर्ति नुथलपति जो वेंकट रमन है, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई बोलते हैं जिनको, इनके रूप में नियुक्त हुए। और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे। ये पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट चीज बात करें, जो न्यायाधीश उदय उमेश ललित है, इनका नाम है उदय उमेश ललित। 27 अगस्त 2022 को, अब करंट में सुनिए इस बात को, 27 अगस्त 2022 को भारत का
49 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इनके रूप में इन्होंने शपथ ली है, ये भी ध्यान रखना। और वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें 34 न्यायाधीश हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो भाई राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत का राष्ट्रपति भारतीय राज्य का भी प्रमुख होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखना। अपना सही आंसर क्या है? नथुलापति वेंकटरमन। अब यदि एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछ सकता है कि अभी करंट में 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? सही आंसर है उदय उमेश ललित ने। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। तो आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई आर्सेनिक का जो रासायनिक सूत्र है, अपन जब एग्जाम देते हैं उस टाइम अपने को इस तरह ऑप्शन मिलेगा तो अपने को क्या लगेगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेकिन ऑप्शन 1 इज करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। AR नहीं होता आर्सेनिक का। आर्सेनिक ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आर्सेनिक का जो रासायनिक सूत्र है वो AS होता है। क्या होता है भाई? AS होता है। इसका परमाणु जो क्रमांक है वो 33 है। कितना है? 33 है। और जो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 74.93 U होता है। और जो आर्सेनिक है ये एक ऐसा तत्व है जो कि आर से निकोसिस से बनता है। किससे बनता है? आर से निकोसिस से बनता है और ये पानी में पाया जाता है मुख्य रूप से। और जो आर्सेनिक युक्त जो चट्टान होती है वहां पर ये बहता है। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 उपधातु है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। कितने उपधातु हैं? 7। सामान्यतः जो मान्यता प्राप्त 7 उपधातु हैं उसमें नाम सुन लीजिए आप। बोरोन जिसका बी क्या है? इसकी ई है। उसके बाद सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, ट्यूलेरियम TE और पोलोनियम, ये 7 क्या है? उपधातु हैं। और जो सेमीकंडक्टर उद्योग है उसमें सबसे ज्यादा जो उपधातु है सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो राजीव राम रिक्तिस्तान के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे। तो जो राजीव राम है संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके एक पेशेवर खिलाड़ी है। ठीक है ना? और राम 4 बार मेजर चैंपियन भी रह चुके हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, इनमें भी इन्होंने मेजर चैंपियन की थी। 2021 में US ओपन में भी, और 2019 और 21 में जो 12 बोरा क्रेजिकोवा है इसके साथ जो ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल का खिताब भी इन्होंने जीता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ज्यादा इंफॉर्मेशन की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि राजीव राव रिक्तिस्तान के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो रज्जुकी संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में जो कथन सही है भाई वो आपका है पृष्ठ रज्जु मौजूद है। ठीक है ना? पृष्ठ रज्जु उपस्थित है। ठीक है, ये 4th ऑप्शन इज करेक्ट। जो रज्जुकी संघ है उसके लक्षण क्या है? तो जो पहले तो पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति है। क्लियर? और पृष्ठ रज्जु की जो उपस्थिति है वो रज्जु की जानवरों के भ्रूण अवस्था में एक ठोस जो छड़ी जैसी संरचना होती है उसको ही पृष्ठ रज्जु कहा जाता है। एक्चुअली पृष्ठ रज्जु किसे बोलते हैं? जो ठोस संरचना होती है, कहने का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो ठीक नीचे जो आहार नली के ऊपर होती है उसी को पृष्ठ रज्जु बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? रज्जुकी संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पृष्ठ रज्जु मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अपन, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री निम्नलिखित में से किस टीम के लिए 2021 में खेले गए हैं? तो इनका नाम है, जो कप्तान है सुनील छेत्री, इन्होंने जो बेंगलुरु FC है, बेंगलुरु FC लिख रहा है आपके सामने, इनकी तरफ से कप्तानी की है और फुटबॉल में की है। किसमें की है? फुटबॉल में कप्तानी इन्होंने की है। अपन बात करें तो जो गोल मिशन के नाम से मशहूर, इनका नाम गोल मशीन भी था, या गोल मिशन है मशीन, गोल मशीन के नाम से मशहूर जो सुनील छेत्री जी हैं, ये भारतीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बने। कितने किए गोल इन्होंने? 67 से भी ज्यादा गोल किए। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, जो गोल मशीन है इनके नाम से मशहूर जो सुनील छेत्री जी है, ये भारतीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले क्या बने हैं? खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मकर विल्लाकू त्योहार भगवान
अयप्या के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वह कहां पर है? तो सही आंसर है केरल। केरल में मनाया जाता है। तो केरल राज्य में जो मकर संक्रांति होती है उस दिन ये वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाता है जिसका नाम है मकर विल्लाकू। और मकर विल्लाकू केरल में मकर संक्रांति पर सबरीमाला अयप्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। कौन सी में? सबरीमाला अयप्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। मकर ज्योति एक तारा है, ठीक है ना, जो मकर संक्रांति पे जो आकाश में दिखाई देता है। और सूर्य वर्तमान वर्ष में 14 जनवरी जो मकर संक्रांति आती है उसके मलयाम जो महीना होता है उस दिन धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। और जो ओणम है, ओणम एक त्योहार और है, ध्यान रखना, ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा लोकप्रिय त्योहार है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है केरल में। और कब मनाया जाता है? जब ओणम फसल की कटाई की जाती है उस टाइम इस त्योहार को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या है? केरल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि पेट्रोलियम में निम्नलिखित कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरी के हिस्सों में क्षय का कारण बन सकता है? तो इसका सही आंसर है भाई कि जो गंधक होता है ना, गंधक, ये रिफाइनरी और जो दहन इंजन है आंतरिक, इनके हिस्सों में क्षय का कारण, नुकसान का कारण बन जाता है। इसका जो एक तरह से सूत्र है H2SO4 बोलते हैं जिसको। H2SO4 का जो उपयोग है पेट्रोलियम के शोधन में जो सल्फर और जितने भी यौगिक हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है सॉरी, उनको हटाने के लिए किया जाता है। और इसका जो प्रतीक है भाई, है ना, S है, परमाणु क्रमांक 16, परमाणु क्रमांक 32, किसका? सल्फर का। ठीक है भाई, सल्फर का प्रतीक है। क्लियर है? तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। एक बार जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है, वो भी याद कर लो आप एक बार। मुझे याद आ गया अचानक, मैं आपको बता देता हूं कि राज्यों के जो प्रमुख त्योहार है वो एक बार नोट कर लीजिए आप नोटबुक में। कि जो हरियाणा राज्य है उसका तीज त्योहार फेमस है, पंजाब है उसमें बैसाखी त्योहार फेमस है, आंध्र प्रदेश उगादी त्योहार, अरुणाचल प्रदेश पैकेज पागा हॉर्निवल, कर्नाटक में कित्तूर, असम में मे डैम में फाई, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव, जम्मू कश्मीर में लोसर, महाराष्ट्र में एलिफेंटा महोत्सव, तमिलनाडु में आदि पेरकू और तेलंगाना में बतुकम, त्रिपुरा में लाई हरोबा, मिजोरम में सपचारकूट और मणिपुर में संगाई और सिरुई तीली। ये प्रमुख त्योहार हैं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लेना। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है त्योहार, बहुत बार क्वेश्चनों में पूछे गए, इसलिए मैंने अगले क्वेश्चन से वापस आकर ये बताया मैंने। अब इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस 2021 का विषय बना है? तो जो जटिल अतीत विविध भविष्य, ठीक है ना, जटिल अतीत विविध भविष्य, ये जो स्मारक है या स्थल है ये 2021 में एक विषय बना था। ठीक है, देखो विश्व जो धरोहर दिवस है अपना वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? नोट करना, 18 अप्रैल को। और जो इसका प्रमुख उद्देश्य है तो मानव विरासत को संरक्षित करना, मतलब उसको सुरक्षा देना और संबंधित संगठनों के सभी प्रयासों को मान्यता देना से। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। और अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में ICOMOS, 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस की घोषणा की गई थी। किस दिन? 18 अप्रैल को 1982 में विश्व धरोहर दिवस की घोषणा की थी। और 18 अप्रैल को उसी टाइम से अपन विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें। और एक चीज आपको बताओ कि जो ग्रामीण परिदृश्य जो विश्व धरोहर दिवस है 2019 का विषय बना था। ठीक है, और 2022 की बात करें तो धरोहर और पर्यावरण विषय बना है इसका। और विश्व जो धरोहर दिवस है 2020 में साझा संस्कृति या साझा धरोहर और साझा जिम्मेदारी का विषय बना था। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, जो ऑप्शन और दे रखे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो ये चीज नोट कर लेना, इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस 2021 का विषय बना था? ये मैंने आंसर आपको बता दिया इसका। ठीक है ना, रिपीट हो गया। 23 देखते हैं अब
कि CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है? तो जो CH3CH2COH जो सूत्र है इसका जो नाम है भाई ये है इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल बोलते हैं इसको। तो इथेनॉल या फिर एक तरह से इसको निर्जल एथिल अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र है C2H5OH है या फिर CH3CH2OH, दोनों इसके क्या है? रासायनिक सूत्र है। अब जो इसका उत्पादन होता है इथेनॉल का, जो गन्ना, मक्का, गेहूं इनसे किया जाता है। क्लियर है? और इसमें स्टार्च की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें रासायनिक सूत्र बताऊं, जैसे सिरका अम्ल है CH3COOH होता है, क्लोरोफॉल में CHClL3 होता है, मीथेन CH4, चूना पत्थर जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3, चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं CaO, संगमरमर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, बार्सिंग सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं Na2CO3। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो लास्ट ईयर क्वेश्चनों में और में एग्जाम में आए हुए हैं कुछ। क्लियर? तो एथेनॉल जो होता है ये अणु जो होता है ये ऑक्सीजन होता है एक तरह से, और इंजन को, ईंधन को पूरी तरह जलाने की अनुमति देता है। ठीक है ना? तो इसका उपयोग मैक्सिमम तौर पर इंजन में भी किया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या है? एथेनॉल। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भाई इसके जो लेखक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठीक है? और जो दादा भाई नौरोजी है ये लोकप्रिय जो हुए थे मुख्य रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप से भी जाने जाते थे। किसके नाम से? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी ये जाने जाते थे। और जो ब्रिटिश संसद थी उसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने जो लंदन में लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में भी मदद की थी। और 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन के ये उपाध्यक्ष भी बने थे। और 1886, 1893 और 1906 इन 3 बार में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं दादा भाई नौरोजी। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। और जो दादा भाई नौरोजी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो पॉवर्टी इन इंडिया, द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पार्सेज, कंडीशन ऑफ इंडिया, एडमिशन ऑफ एजुकेट नोटिव इनटू द ICAS और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये कुछ इसकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। अपन बात करें शशि थरूर जी की, जो अभी करंट में कांग्रेस का चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनकी जो पुस्तक लिखी गई है एन एरा ऑफ डिफेंस या फिर एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी बोल सकते। ठीक है ना? इसकी पुस्तक लिखी है। उसके बाद जैसे इसमें ऑप्शन सेकंड है जयराम रमेश, इन्होंने द लाइट ऑफ एशिया या द पोएट दैट डिफाइंड द बुद्धा, इन्होंने पुस्तक लिखी है। जैसे बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट जी ने जो पुस्तक लिखी है द एंशिएंट विजडम या फिर मैन वेन्स हाउ एंड वीथेरा एंड मैन एंड हिज बॉडीज, डोडो प्रेस, ये सारी पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है एनी बेसेंट। ठीक है? तो अपना ऑप्शन 4 करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया है? तो उसका सही आंसर है सारंगी। ठीक है भाई, सारंगी बजाया है। तो जो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू है सारंगी वादक थे और संभवतः दर्शाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि सारंगी का उपयोग कर्नाटक संगीत के साथ साथ बीड़ा जो जैसी अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र है उनको बजाने के लिए भी किया जा सकता है। ये इन्होंने दर्शाया था इस बात को। और 20वीं जो शताब्दी है उसके एक महान संगीतकार और जो सारंगी वादक है उनके नाम से इनको जाना भी जाता है। ठीक है? तो अपने प्रमुख जो भारतीय संगीत वाद्य यंत्र और वादक हैं, एक दो चीजें मैं बता देता हूं, जैसे आप याद कर लेना इन चीजों को। मृदगम हुआ, सितार हुआ, सरोद है, सारंगी, संतूर, ये जो है इनके प्रमुख जो वादक हैं इनको भी आप नोट कर लेना अच्छे से और याद कर लेना। ठीक है? तो ये भी पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चनों के तौर पर। तो ये 25 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये SSC CGL अपना जो 2021 था उसमें का जो एग्जाम लगा था 11 अप्रैल 2022 को, उसके शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने अच्छे से सब क्लियर कराए हैं और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने बताई है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट आप कर सकते हो, सजेशन मुझे दे सकते हो।
या फिर आपका जो डाउट है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ तक वीडियो देखिए, अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना और बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।